नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, पिछले एक महीने में महाराष्ट्र की राजनीति जो है ये आमूलाग्र बदल गई है। मानो सबकी सब राजनीति सर के बल उलट गई है। यानी गुड़ी पाड़वा की जो राज ठाकरे की सभा होने वाली थी शिवाजी पार्क में, 2 साल के बाद उनकी पहली सभा होने वाली थी, और शायद 2.5-3 साल यानी लोकसभा चुनाव जब हुए थे 2019 के, उस वक्त उन्होंने बहुत धमाल कर दी थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव तक 6 महीने वो शरद पवार के इर्द गिर्द घूमते रहे, लेकिन हमेशा की तरह शरद पवार ने इस्तेमाल होने के बाद उनको भी फेंक दिया। ये तो पवार साहब की आदत है। आज तक 50-60 साल की राजनीति में पवार साहब ने बहुत सारे लोग, पार्टियां, संस्थाएं, संगठनाएं, इनको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर दिया और कचरे जैसा फेंक दिया। ये हिस्ट्री है। तो इसी तरीके से राज ठाकरे जो 2014 के मोदी युग में आहिस्ता आहिस्ता निष्प्रभ हो गए थे, उनको हाथ देकर, थोड़ा पास लेकर शरद पवार ने उनको कुछ आशाएं दिखाई थी, और राज ठाकरे की जो पार्टी पीछे पड़ गई थी उसको फिर से उभारने के लिए राज ठाकरे प्रयास कर रहे थे। तो वो शरद पवार के साथ चले गए, और उनकी भी बात सही थी, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी के जो युति या अलायंस थी, उसके बाद हिंदुत्व के राजनीति के लिए या मराठी राजनीति के लिए स्पेस नहीं बचा था। उल्टा कांग्रेस और एनसीपी, ये 2 पार्टियां पिछड़ रही थी, तो क्या उसमें खुद के लिए स्पेस बना सकते हैं क्या, इसकी कोशिश राज ठाकरे ने की होगी, और इसलिए वो उनके साथ गए थे। लेकिन पवार तो आपको मालूम है, पवार साहब हमेशा आशाएं दिखाते हैं, होप दिखाते हैं और इस्तेमाल करके फेंक देते। तो उसी ढंग से राज ठाकरे को लोकसभा के चुनाव में उन्होंने इस्तेमाल किया और बाद में फेंक दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब विधानसभा का चुनाव आया तब 10-12 सीटें तक लड़ने के लिए राज ठाकरे को यानी मनसे को नहीं छोड़ी, तो मुरझा गए थे। वैसे तो उम्र में छोटे हैं, 50 साल के आसपास है, तो उम्र में बहुत छोटे, तो मुरझा गए थे। और उसके बाद आते आते कोरोना आ गया, सब निर्बंध आ गए, प्रतिबंध आ गए, तो करे क्या। लेकिन सोच रहे थे, और जब उन्होंने पहली मीटिंग डिक्लेयर की थी कि मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया था, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन उसके बाद गुड़ी पाड़वा की मीटिंग, ठाणा की मीटिंग और कल परसों औरंगाबाद की मीटिंग, इस तीन रैलियाँ जो उन्होंने की, मीटिंगें की, 3 मीटिंगों में इन्होंने इतना उलटफेर कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति मानो सर के बल उलट गई है। एक मुझे लगता है कि बीजेपी छोड़कर बाकी 3 पार्टियां समझ नहीं पा रही है कि राज ठाकरे क्या कर रहे हैं। राज ठाकरे जो कर रहे हैं, फिर आरोप तो लगाए जाते हैं। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कुछ भी आरोप कर देते हो। तो संजय राउत हो या एनसीपी के या कांग्रेस के नेता हो, जो कुछ भी आरोप कर रहे हो, बात छोड़ दो कि ये बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, इसकी भाषा बोल रहे हैं, उसकी सुपारी लिए हुए, ये तो बोला जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन असलियत ये है कि शरद पवार से लेकर संजय राउत, उद्धव ठाकरे तक किसी को पता नहीं चल रहा है कि राज ठाकरे क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, इनका लक्ष्य क्या है, ये भी इनको समझ। हाँ, ये बीजेपी को मदद करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। आप हमारे दुश्मन के साथ जाके खड़े हो जाते हो तो बात अलग होती है,
हम समझ लेते कि भाई ये तो अपने से लड़ने वाला है, ये हमारा दुश्मन है। लेकिन आप डायरेक्टली दुश्मन के साथ, प्रतिस्पर्धी के साथ, कॉम्पिटिटर के साथ खड़े नहीं हो, लेकिन कॉम्पिटिटर या दुश्मन आपसे समांतर जा रहा है, तो अंदाज लगाना मुश्किल होता है कि क्या ये दोनों आगे चलकर साथ आ जाएंगे या अलग अलग लड़ेंगे। इस पर हमारी भी राजनीति निर्भर होती है। देखो, ये जो शतरंज का खेल जैसी राजनीति होती है, आप क्या करोगे ये सोचकर मुझे पहली चाल चलनी पड़ती है। अगर मेरी चाल करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपकी चाल क्या होगी, अगर ये मैं नहीं सोच सकता तो मैं शतरंज नहीं खेल सकता, उसी ढंग से मैं राजनीति नहीं कर सकता। और आज तक महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे शतरंज का जो खेल होता है उसमें पवार साहब हमेशा माहिर रहे। लेकिन इस बार पहली बार, मुझे लगता है नहीं, पहली नहीं बोल सकते, दूसरी बार बोल सकते। इसके पहले 2013 के बाद जब नरेंद्र मोदी की राजनीति शुरू हो गई, देश में नरेंद्र मोदी का युग आ गया, उस वक्त पवार साहब को पहला धक्का पहुंचा था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मोदी इतना बड़ा धक्का देश की राजनीति को दे सकते, इतना बड़ा उलटफेर कर सकते। मुझे याद है उस वक्त पवार साहब ने एक बोला था नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो कम से कम 6-8 महीने पहले से लोकसभा के प्रचार की मुहिम शुरू कर दी थी। तो उस वक्त पवार साहब ने एक कमेंट पास की थी, बयान दिया था कि मैं जितना राजनीति में हूँ उतना ही मैं क्रीड़ा और खेल की स्पोर्ट्स के मैदान में भी हूँ। अलग अलग स्पोर्ट्स मुझे मालूम है, तो जो मैराथन दौड़ता है, जो सबसे लंबी रेस मानी जाती है, मैराथन दौड़ता है, वो शुरू से उतनी फास्ट नहीं जाता, क्योंकि 20-22 मील कुछ दूर दौड़ना पड़ता है, तो आखिरी मील तक आपकी ऊर्जा बचनी चाहिए, इसलिए बचा कर आराम से दौड़ता है। शुरू में वो बहुत स्लो दिखाई देता है, बहुत पीछे पड़ जाता है, जो आखिर में जीतता है, क्योंकि वो आखिरी पड़ाव के लिए अपनी ऊर्जा संभाल कर रखता है, सेव करता है। लेकिन सर, अगर मोदी ने अभी से, यानी जुलाई अगस्त से ही 2014 के चुनाव का 2013 में ही प्रचार शुरू कर दिया है, तो ये आखिर तक टिकेंगे नहीं, ऐसा बयान शरद पवार ने दिया था। लेकिन आगे क्या हुआ हम जानते। 2014 में मोदी जी जीते, प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने अपनी अकेले पार्टी को मेजॉरिटी तक ला दी, और इसकी भनक तक हमारे शरद पवार को नहीं थी। इसलिए मैं मानता हूँ कि शरद पवार की ज़िंदगी में, पॉलिटिकल ज़िंदगी में, राजनीतिक ज़िंदगी में ये सबसे पहला उनको धक्का था। और उसके बाद मैं मानता हूँ कि कल परसों जो 1 महीने में हो रहा है, ये शरद पवार के लिए दूसरा बड़ा धक्का है। इसका कारण मैं बोलता हूँ कि जिस दिन राज ठाकरे की मीटिंग हो गई थी, उसके बिल्कुल 24 घंटे के पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बोल दिया, मजाक कर दिया, राज ठाकरे का मजाक उड़ाया कि इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता, इनको कोई सीरियसली नहीं लेता, इनको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मजाक उड़ाया था दोस्तों, क्योंकि शरद पवार समझ नहीं पाए कि राज ठाकरे क्या करना चाहते हैं, इसके मन में क्या है, इसकी रणनीति क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, ये तक जाने बगैर शरद पवार ने वो बयान दिया था, और इसलिए वो गलत था। 1 महीने में हमने क्या हुआ देखा है। शरद पवार ने बोलने के बाद भी, शरद पवार का जो बयान था राज ठाकरे के मीटिंग के बाद, उसको भी 1 महीना हो गया है, और 1 महीने में क्या हालत हो गई है देखो। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश भर में हनुमान चालीसा का मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर का मामला चर्चा का हो गया। और आज उसी राज ठाकरे को कैसे रोके, इस चिंता में महाराष्ट्र की 3 पार्टियों की गवर्नमेंट पड़ी है। बीजेपी अलग, जैसे मानो
कि स्टेडियम में या बालकनी में बैठकर मैच देखते या नाटक देखते, उसी ढंग से बीजेपी अलग बैठी है बालकनी में और सामने चल रहा नाटक एंजॉय कर रही है और भाग दौड़ हो रही है कौन किसकी। जो पार्टियां तीनों सत्ता में बैठी है उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि राज ठाकरे को कैसे रोके। और इसका परिणाम अगर एक महीने में हम देखें तो शरद पवार को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, ना उनके होम मिनिस्टर तक। आज महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में शरद पवार की पार्टी एनसीपी है, उसमें होम मिनिस्टर गृह मंत्री कौन है? दिलीप वळसे पाटिल, जो पवार के एक समय के पीए हुआ करते थे, स्वीय सहायक हुआ करते थे, फिर राजनीति में आए और आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री है। लेकिन वो तक अगर राज ठाकरे की हर हाल चाल को सीरियसली ले रहे हैं तो वो शरद पवार को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हमें ये समझना जरूरी है। राज ठाकरे को कौन कितना सीरियस लेता है बात छोड़ दो, लेकिन उनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। ऐसा जो शरद पवार कहते थे और कहते रहे हैं, वो पवार का जो सलाह है वो कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है। ना मुंबई की पुलिस ले रही है, ना महाराष्ट्र की पुलिस ले रही है, ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाविकास आघाड़ी सरकार पवार की सलाह सीरियसली नहीं ले रही है, मान रही है। उनके खुद के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल बिल्कुल सीरियसली राज ठाकरे पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। इसका मतलब राज ठाकरे को सीरियस लेना नहीं होता, इसका मतलब इनमें से कोई भी शरद पवार की सलाह या शरद पवार का जो मत प्रदर्शन है उसको सीरियसली नहीं ले रहा है। खुद की पार्टी में, खुद की सरकार में शरद पवार की हालत देखिए आप। शरद पवार का करिश्मा खत्म हुआ, ऐसा इसका मतलब है दोस्तों। सिर्फ 3 रैलियों में, 3 मीटिंगों में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में शरद पवार का जो प्रभाव माना जाता था, जो उनका करिश्मा माना जाता था, मान लो खत्म कर दिया। जैसे मोदी ने 2014 की लोकसभा और 2019 की विधानसभा दोनों चुनाव में महाराष्ट्र में से पवार साहब का करिश्मा खत्म कर दिया था पॉलिटिकली। आज एडमिनिस्ट्रेटिवली और इंटेलेक्चुअली राज ठाकरे ने शरद पवार का करिश्मा महाराष्ट्र में खत्म कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया। देखिए ना, उनके गृह मंत्री अगर अपने बॉस का नहीं सुन रहे, अगर सुनते तो इग्नोर करते राज ठाकरे को। जो करना है करने दो, जो चिल्लाना है चिल्लाने दो, हम तो इग्नोर करेंगे। क्योंकि राज ठाकरे बोलता है वो सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं, गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब उस पर कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं। क्या होता है गंभीरता से ना लेना, सीरियसली ना लेना, उसका मतलब ये होता है कि राज ठाकरे जो बोलना है बोले, हम उनको इग्नोर करेंगे क्योंकि उसका कोई परिणाम होने वाला नहीं है। तो अपनी ऊर्जा उनके खिलाफ क्यों खर्चा करे। संजय राउत रोज बोलते, उद्धव ठाकरे बहुत सारी बातें करते, क्या कभी बीजेपी की दिल्ली गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने इनके खिलाफ कुछ किया है? बिल्कुल नहीं किया। ना उनको जवाब तक देते, इनका जवाब तक नहीं देते बीजेपी वाले। ठीक है, मुंबई के, महाराष्ट्र के बीजेपी वाले जवाब दे, लेकिन हमला अगर दिल्ली की बीजेपी पर है, राष्ट्रीय बीजेपी पर है, मोदी सरकार पर है, तो क्यों मोदी सरकार का कोई मिनिस्टर राउत या उद्धव ठाकरे के आरोपों को उत्तर देता? उनको जरूरी नहीं लगता। वो मानते कि इनको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन राज ठाकरे को सीरियस लेने की ज़रूरत है, ये खुद पवार ने माना, इसलिए वो रिएक्ट हुए थे। और उन्होंने जब कहा कि इनको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, तो इनके ही होम मिनिस्टर, इनके ही चीफ मिनिस्टर, इनकी पूरी महाराष्ट्र की एडमिनिस्ट्रेशन राज ठाकरे पर कैसे और कहाँ कार्रवाई करे इस काम में लग गई है। पूरी ताकत वहाँ झोंक दी है उन्होंने। इसका मतलब एक होता है कि राज ठाकरे को सीरियसली लिया जा रहा है,
लेकिन उससे भी बड़ी बात राजनीति में, इससे भी अगर कोई बड़ी बात है तो ये है कि शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। अगर लेते तो राज ठाकरे पर कार्रवाई नहीं होती, उनके घर पर पुलिस लगा दे दो, उनके पुराने कोई मामले हैं तो ढूंढ निकालो और उस पर वारंट निकालो। ये क्या चल रहा है? इसको सीरियसली लेना नहीं बोलते। आप जब प्रिकॉशन लेना शुरू करते हो, आप प्रतिबंधात्मक कुछ हलचल शुरू कर देते हो, काम शुरू कर देते हो, उसका मतलब आप उसको सीरियसली लेते हो। हम आजकल सुनते कि फिर से चौथी लहर आने वाली है कोरोना की, तो देखो इमीडिएटली ऑर्डर शुरू हो गए कि भाई मास्क लगाना ज़रूरी हो जाएगा, आपको टेस्ट लेना ज़रूरी है, भीड़ मत करो। ये सब प्रिकॉशन होते हैं क्योंकि आप कोरोना को गंभीरता से लेते हो। लॉकडाउन किया गया, क्यों किया गया? आप सीरियसली लेते हो। तो अगर राज ठाकरे पर कहीं कहीं से पुराने मामले भी ढूंढकर उसको कानून के जंजाल में फंसा दो, इसके लिए अगर महाराष्ट्र सरकार और उसकी पूरी प्रशासन काम में जुट गई है, उसका मतलब हर कोई एक पुलिस थाने का जो क्या बोलते हैं उसको, थानेदार होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उससे लेकर राज्य के गृह मंत्री तक और चीफ मिनिस्टर तक हर एक राज ठाकरे को फंसाने में फंस गए हैं। इसका मतलब उसको सीरियसली ले रहे। राज ठाकरे ने जहां सभा की थी वही अब उद्धव ठाकरे सभा करेंगे। राज ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं तो उसके पहले ही आदित्य ठाकरे जाएंगे। पवार के पोते हैं रोहित पवार, वो आज ही मैं बोल रहा हूँ, शायद आज ही वो अयोध्या जाने वाले थे। ये क्या मसला है? मसला सीधा है कि सिर्फ 3 रैलियां राज ठाकरे ने की है और उसमें पवार का करिश्मा उन्होंने ख़त्म कर दिया। पवार का करिश्मा ख़त्म हो गया क्योंकि हर कोई अभी राज ठाकरे को सीरियसली लेता है, गंभीरता से उनकी दखल ले रहा है। उसका मतलब कोई भी पवार को इसके बाद या आजकल गंभीरता से नहीं लेता। यही इसका निचोड़ निकलता है, जो कोई बताता नहीं। लेकिन सच्ची बात है कि आजकल महाराष्ट्र में या देश की राजनीति में तो पहले से पवार को कोई सीरियसली लेता ही नहीं था, लेकिन अब यही हालत महाराष्ट्र में हो गई है। महाराष्ट्र में पवार साहब को कोई सीरियसली लेना नहीं चाहता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।